बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सत्येंद्र अली। इस वक्त मेरे साथ शहरयार साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कराची में एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है आमिर मुस्तफा और मकान वाला। अब इसमें पुलिस भी इस वक्त जो है चकरा कर रह गई है। इस वक्त ऐसी जो है वो केस है जो अभी तक किसी से सुलझ नहीं रहा। तो मेरे साथ शहरयार साहब जब मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वावेला किया जा रहा है, लेकिन असल हकायक अभी तक सामने नहीं आ रहे। तो इस हवाले से इनसे जानते हैं कि इनके पास ऐसी क्या स्टोरी है कि ये अवाम को बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि ये जो दो लोग हैं, दोनों नौजवान हैं, ये पहले आपस में दोस्त थे, उसके बाद जो है एक दूसरे के जो है कातिल बन गए, और एक जो अपना मुस्तफा आमिर उसको कत्ल कर दिया, और अमरान जो है इस वक्त पुलिस कस्टडी में। तो इस हवाले से शहरयार साहब जानते हैं कि असल हकायक जो वो क्या है, और उनसे पर्दा हटाएं, शायद जो हमारे नाजरीन उनको असल हकायक का पता चल सके। जी, अस्सलाम वालेकुम। शहरयार साहब ये वालेकुम। बताएँ, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? आपका सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हक़ाइक़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ये केस मैं आपको अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये एक ऐसा एक हाई प्रोफ़ाइल केस बन गया है कि जिसकी गुत्थी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये सुलझ नहीं पा रही। मतलब जहाँ तफ़्तीशी इदारे इसमें कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे इन्वॉल्व हैं, तफ़्तीशी इदारे जो हैं, वो अपनी पूरी इस्तात के मुताबिक इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ-साथ जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया एक शोशा भी छोड़ा जाता है और एक हक़ाइक़ अपनी तरफ से सो कॉल्ड बयान किए जाते हैं कि पुलिस जो है ना, वो बहुत करीब पहुँच गई है। और ये इस केस की तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा-सा इसका पस-ए-मंज़र बता दूँ। ये केस एक्चुअली था क्या? ये बेसिकली 2 नौजवानों की लड़ाई का किस्सा है, जिसको मीडिया के सामने बड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताया गया। और चूँकि ज़ाहिर-सी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो जैसे ही खबर आई कि इस तरह एक कराची की एलीट पार्टी के बाहर एक कत्ल हुआ, तो उस कत्ल के बाद के जो मुहरक़ात हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया पर आए, उसकी वीडियो आई, तो उसके बाद एकदम ये केस हाइलाइट हो गया। जब ये केस हाइलाइट हुआ, तो सबसे पहले पुलिस का ये दावा सामने आया कि किस तरह आमिर को कत्ल किया गया और इसकी लाश मिली बलूचिस्तान की हदूद में, जो कि कराची की टेरिटरी से बाहर हब का इलाका है। वहाँ पे इसकी लाश मिली और गाड़ी जली हुई थी और उसकी गर्दन नहीं थी, यानी कि धड़ वाली एक मैयत पड़ी हुई थी उसमें, जो कि बिल्कुल जलकर मसक हो चुकी थी। और गाड़ी जो थी वो मुकम्मल राख का ढेर बनी हुई थी और इसके साथ-साथ जो उसका सर था वो गायब था। ये पहली तफ्तीश थी जो पुलिस ने सबसे पहले बताई, और जिसमें जो आपके जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे थे, बड़े इन्होंने फातिहाना अंदाज़ में बताया कि हम इस केस की ऑन द स्पॉट जो कत्ल जो दो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसकी हम गुत्थी सुलझा पाए हैं। और वो जो कत्ल है वो हमने जो उसको ट्रेस कर लिया है और वो हब के इलाके में गाड़ी मिल गई है। और साथ ही इन्होंने आइडेंटिटी भी उसकी बता दी कि वो लड़का कौन था। अब आमिर की जब शनाख्त हुई, तो फ़ौरन उसकी माँ का सबसे पहले बयान आया कि मेरे लगता जिगर को किसने मारा। तो क्या होता है कि अगले ही दिन तकरीबन 1.5 दिन या 48 घंटे आप कह लें, 48 घंटे बाद पुलिस दावा करती है अरमगान नामी एक लड़के को गिरफ्तार करने का। अब पहले ये केस, इसमें लड़की का केस बताया गया कि एक लड़की बीच में इन्वॉल्व थी, लड़की के ऊपर झगड़ा हुआ। जिस तरह के आमतौर पे कराची में ट्रेंड बताया जाता है कि जी लड़की में, जैसा आपको याद होगा कि इससे पहले जो केस था उसमें भी जो लड़कियों का जो पार्टीज़, ड्रग्स और लड़कियों का केस जो है ना, वो हाँ, इस किसी तरह न के किसी केस तरह बिल्कुल कराची एग्ज़ैक्टली। में बिल्कुल रिपोर्ट होते हैं, हमने हाँ, रिपोर्ट भी की तो है। अब इसी तरह ही ये इस केस को पहले ये रंग देने की कोशिश की कि शायद लड़की पर झगड़ा हुआ था, लेकिन जब बात नहीं बनी, जब दोनों जानिब से दबाव आया, तो ये बात आगे बढ़ी। और जब आगे बढ़ी तो इसके अलावा जो इसके इंकशाफात थे, वो बड़े संगीन थे और बड़े दिल दहला देने वाले थे। अरमगान को उन्होंने पकड़ा, उससे पहले इनको अदालत पेश किया गया। जज साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली जो मुल्ज़िम था, जिसको बताया गया कि अरमगान है, उसने बताया कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, और तशद्दुद का उसने अपने निशानात भी दिखाए, जिस पर जज साहब ने बरहमी का इज़हार किया। जब जज साहब ने बरहमी का इज़हार किया, तो उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, इसको पुलिस के हवाले नहीं किया, रिमांड देने से इनकार कर दिया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, यही एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद एकदम से एक हमारा एक बड़ा मीडिया हाउस जो है वो इन्वॉल्व हुआ, और फौरी तौर पे जज की किरदारकशी भी की गई। और जज साहब के खिलाफ ये सोशल मीडिया पे बाकायदा ट्रेंड चलाया गया, जिसके पीछे कौन था मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी हो सकता है, आपकी सियासी जमात भी कोई हो सकती है, आपके कोई बड़े कोई बड़ी एलीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बाकायदा लॉबिंग शुरू की कि जज साहब ने पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं दिया। ये यूँ साबित करने की कोशिश की गई कि जैसे अरमगान ही कातिल है और अरमगान को पकड़ लिया गया है और अब कहानी खत्म। मतलब केस की गुत्थी जो है वो सुलझ गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म जो होता है वो अपने अंदर एक टेक्निकल एक एस्पेक्ट्स पे रखता है, और ये गुत्थी सुलझने की बजाय मज़ीद उलझती भी है बाज़ औक़ात, अगर आप कहीं न कहीं लूप होल छोड़ दें। अब पुलिस ने ये दावा किया
25 गालिबन 24 जनवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस के आला हुकाम ने, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पे बताया कि जनाब हमने जो अरमगान की जो आमिर मुस्तफ़ा की वालदा है, उनको एक कॉल रिसीव हुई है अमेरिकी सिम से और जिसमें भारी तावान का मुतालबा किया गया। अब आप देखें कहाँ लड़कियों की लड़ाई, कहाँ ड्रग की लड़ाई, कहाँ एलीट पार्टी के बाद लड़ाई, अब उसमें आ गया तावान। अब तावान ठीक-ठाक माँगा गया और अमेरिकी नंबर से माँगा गया, अमेरिकी सिम से तावान माँगा गया। अब केस बिल्कुल ड्रामेटिक चेंज हो चेंज गया। हो गया। अब जब ये चेंज हुआ तो फिर आगे से दोबारा से पुलिस के खिलाफ जो जजेस के खिलाफ जो एक ट्रेंड शुरू किया गया कि जज ने क्यों नहीं रिमांड दिया, यानी कि ये तय करके बैठे थे कि अरमगान को ही किसी तरह फौरी मुलजिम डिक्लेयर करना है, फौरी जो रिमांड देना है, फर्द जुर्म आयद करनी है और उठा के उसको जेल में फेंकना है क्योंकि कातिल मुबैना तौर पर वही है। लेकिन अब इस केस में जो मजीद ड्रामेटिक चीजें आ रही हैं सुल्तान, वो ऐसे से मतलब आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं कि जज साहब ने इस हवाले से बड़ा एक स्टेटमेंट दी और रिमार्क्स दिए और रिमार्क्स में उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पे कहा कि भाई मैं पहले देखूंगा कि आपने उस पर तशद्दुद किया है या नहीं किया। अगर तशद्दुद किया है तो मैं जुडिशियल एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान की तलकीन करता हूँ, का एक ऑर्डर जारी करता हूँ। उसका ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। अब उस ऑर्डर के मुताबिक आपको फौरी तौर पे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन तश्कील दी जानी चाहिए थी ना, ताकि आप दोनों तरफ से देखें कि ये मामला है क्या था। अब मेरे जो जरा ये बता रहे हैं सुल्तान की बड़ा मैं आपको वाज़ह तौर पे बता दूं कि ये केस इतना सादा नहीं है। ये केस जब तावान की बात आई और वो तावान भी इतलात के मुताबिक करोड़ों में मांगा गया, इसका मतलब ये है कि पार्टी दोनों स्ट्रॉन्ग थी। इस केस के पीछे कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो इस केस को उलझाना चाह रही है, जो इस केस को असल तवज्जो जो है ना हटाना चाह रही है। तो जरा ये बताते हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं इनके ताने बाने मुबैना तौर पर ड्रग डीलर से मिलते हैं। इसमें अदाकार साजिद हसन का बेटा वो भी इन्वॉल्व है, जो कि पुलिस ने खुद इतराफ़ किया कि साजिद हसन का बेटा जो है वो ड्रग सप्लाई करता था अरमगान को। अब इस हवाले से भी तफ्तीश जारी है कि अब सारी बातें आपकी लड़की से निकल गई, लड़की साइड पर रह गई, पार्टी साइड पर रह गई, अब आपकी मंशियात सप्लाई चेन पर आ गई। सबको मालूम है कि कराची में नेटवर्क कितना बड़ा है सप्लाई का, आइस से लेकर गुटखा मावा और क्या क्या कुछ वेब और ईच एंड एवरीथिंग, ये क्या क्या बिकता है, क्या क्या कॉलेजेस में सप्लाई होता है, ये बहुत बड़ी एक पीछे एक लॉबी है, एक बहुत बड़ी चेन है। एग्जैक्टली। अब जब तावान मांगा गया तो मेरे ज़रा ये बता रहे हैं सुल्तान, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़े मुसद्दका ज़राए हैं और मैं इस पर बड़ा स्टैंड लेता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, कि अरमगान के बारे में ये बताया गया है कि मुबैना तौर पर इसके पास बिटकॉइन पड़े हैं, क्रिप्टो करेंसी पड़ी है करोड़ों अरबों रुपए की। एक बिटकॉइन इस वक्त $95,000 का है। $95,000 का अगर किसी बंदे के पास एक बिटकॉइन है तो आप उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लें। मुबैना तौर पर इस शख्स के पास 40 से 50 बिटकॉइन मौजूद है। अब क्या ऐसा तो नहीं है कि इस केस में किसी को बचाने के लिए या किसी को उलझाने के लिए ड्रामा किया गया, या कोई ऐसा तो नहीं है कि ये सारी गेम ब्लैक मनी की है, या ऐसा तो नहीं है कि ड्रग डीलर अपनी पेमेंट अपनी अदायगियां कैसे करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प बात मैं आपके प्लेटफॉर्म से बड़ा क्लियरली बताऊंगा कि आजकल अदायगियों का तवाजुन जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका आपकी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो की मद में आप अपना पैसा 5 सेकंड में बाहर भेजते हैं और 5 सेकंड में आप पाकिस्तान मंगवाते हैं। तो अगर एक शख्स के पास 50 बिटकॉइन पड़े हैं तो क्या ये माजी में हमने ऐसे केसेस नहीं देखे कि अगर डकैतियां हुई हैं तो उनको पता है कि इसके वॉलेट में, इसके बाइनांस के वॉलेट में कितने बिटकॉइन पड़े हैं, आप मौके पर ट्रांजैक्शन करवाते हैं और उस बंदे को छोड़ देते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाइड नहीं होती कभी। जिस तरह हाल ही में बायबिट एक दुबई की क्रिप्टो कंपनी है, वहां पे $1.5 अरब का स्कैम हुआ। $1.5 अरब एक शहरी के वॉलेट से निकल गए। अब इस पे पूरा भूचाल आया हुआ है पूरी इंडस्ट्री में, बिटकॉइन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो मैं आपको ये बड़ा कैटेगोरली बता रहा हूँ। अब मेरे अपने ज़राए के वाले से जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया और मैं अपने सोर्सेज पे कंफर्मेशन देना चाहूँगा कि इस केस के पीछे भी बिटकॉइन है, इस केस के पीछे भी बहुत बड़ी ब्लैक मनी है, इस केसेस के पीछे भी बहुत बड़ी जो ड्रग माफिया इन्वॉल्व है और इस केस के पीछे बहुत बड़ी एक सप्लाई चेन मौजूद है जो कि दोनों पार्टीज का अहाता करती है और दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और ये केस इतना सादा नहीं है। मैं ये दुआ गो हूँ कि शायद जो तहकीकाती इदारे हैं अपना बड़े फर्शनासी दिखाते हुए इस केस को जो है ना बेनकाब करेंगे, लेकिन फिलहाल जो दिखाया जा रहा है वो वैसा नहीं है। ये दोनों ड्रग डीलर्स हैं मुबीना तौर पर और दोनों ही इसका धंधे में मुलविस थे, दोनों पार्टीज, और दोनों के पास जो अरमगान है इसके पास बिटकॉइन पड़े हैं और
और ये बिटकॉइन वाली बात जो है ना आगे चल के कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी मीडिया में। जी, आपने शहरयार साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने पूरी तफ़सील जो है जो उस तफ़सील से सारी चीज़ें जो है हमें बताई हैं। तो मकसद ये है कि अब जो मुस्तफ़ा आमिर है वो तो अब दुनिया से जा चुका है और रमज़ान जो है इस वक़्त पुलिस कस्टडी में। लेकिन अक्सर यही आपने पहले भी देखा शार्क जुतो या इस तरह के जो बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं, अब उनके पास पैसा और पैसे से वो अक्सर जो इस तरह के कत्ल है वो खरीद लेते हैं। अब होगा क्या जो कि नाज़रीन आपको वैसे भी पता अब क्या होगा, अब अरमान जो है वो पुलिस कस्टडी में। अब क्या होगा कि जो उसके वालिदैन हैं उसको प्रेशराइज़ किया जाएगा, प्रेशराइज़ करके आखिर क्या केस क्या होगा? आखिर केस ये होगा कि जी इद्दत का अपना क़सास, अब वो क़सास दे देंगे, क़सास देने के बाद वो जो उसके पेरेंट्स हैं उनको प्रेशराइज़ करके उनके मिन्नत अल्लाह के साथ पैसा दिया जाएगा। पैसा दे के उनको बिठा दें, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर तो जो है वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगा। तो ये कानून नाफ़िज़ करने वाले जो इदारे और कानून जो इस वक़्त बनाते हैं उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आज मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे कई इस तरह के कत्ल जो है वो होते रहेंगे। इस हवाले से कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जो है उनको सोचना पड़ेगा, ना कि कोई और मुस्तफ़ा आमिर जो दोबारा कत्ल ना हो। तो ये आज की अपडेट थी जो मैंने अपने नाज़रीन से शेयर की। अगर कोई इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।